हाँ जी, मैंने आप लोगों को कहा ही था कि आपके पास एक असाइनमेंट होना चाहिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स के लॉग टेबल जैसा ही है। लेकिन अगर अभी आप लोगों के पास नहीं है तो कम से कम आज की क्लास तो निकल जाएगी, क्योंकि आज हमने इस टेबल को यूज नहीं करना है। तो अगर कुछ सेंटर्स पर ये असाइनमेंट नहीं पहुंचा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली क्लास में पहुंचे तो भी चल जाएगा। अभी तो जिनको मिल गया वो बुक में संभाल के रख ले। अच्छा, कौन से पेज से शुरू है ये? पेज नंबर 82। ओके, लिसन प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताया जा चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैपिटल बजटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यह भी मैंने कहा था कि अब तक जितना टाइम आपका लगा है उतना ही टाइम लगेगा इसे कंप्लीट करने में। यहां से अगर आप काउंट करें तो 2-2 घंटे की क्लास होती है, 2.25 घंटे की क्लास होती है। 15 क्लासेस लगेंगी इसके अंदर। अब तक 15 क्लासेस ही होंगी मेरे ख्याल से। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में इतनी क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी। अपनी किस्म का एकदम अलग किस्म का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू के जो 5 क्वेश्चन है ना इसके अंदर, शुरू के 5 क्वेश्चन वो हम आपकी प्रिलिमिनरी नॉलेज के बेस पर ही उनको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको प्लस माइनस करना आता है तो शुरू के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, 5 क्वेश्चन होने के बाद हम इस चैप्टर को थ्योरेटिकली शुरू करेंगे। शुरू के 5 क्वेश्चन ऐसे ही, उसके बाद ये चैप्टर शुरू होगा। शुरू किया जाए फिर। अगर आपको पहले 5 क्वेश्चन समझ में आ गए, 50-60% भी समझ में आ गए मान लीजिए, तो ये इस बात का सबूत होगा कि हां, आप इस चैप्टर को पढ़ने के लायक हैं। और अगर शुरू के 5-6 क्वेश्चन भी ठीक ढंग से समझ में नहीं आए तो फिर ये चैप्टर आप अपने हाथ से निकलता हुआ समझ लीजिए। तो पहले 5 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है कि आप प्लस माइनस कितना समझते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूं, बिना किसी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए प्लांट इज ₹11 lakh. Estimated life is 5 years, after which it is expected to be disposed of for ₹1 lakh. The amount of profit before depreciation is ₹3,50,000 per annum. Tax rate is 30%. You are required to find out yearly cash flows. तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि जी हम इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं कहता हूं 15 क्लासेस लगानी है तो कुछ जानने के लिए तो 15 क्लासेस लगानी। जो मैं लिख रहा हूं आप भी एज इट इज लिखेगा। सबसे पहले लिखा ईयर, उसके बाद है कैश। और कैश में एक तो है आउटफ्लो और दूसरा है इनफ्लो। आउटफ्लो का मतलब कैश चला गया, इनफ्लो का मतलब कैश वापस आ गया। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ना। ओके, आउटफ्लो यानी कैश चला गया, इनफ्लो यानी कैश आ गया। तो आप एक काम करेगा,
आप लिखेगा ईयर 0। क्या ईयर 0 हो सकता है? 0 ईयर नाम की कोई चीज होती है? क्या होता है ईयर 0? अच्छा, आज की डेट, अभी इसी समय को ईयर 0 बोलते हैं। हाँ सही बात है, अभी इसी समय को ईयर 0 बोलते हैं। अच्छा, क्या आपके स्कूल में 0 पीरियड होता था? कभी जानने की कोशिश नहीं करी भाई 0 पीरियड कैसे हो सकता है? तो पहले पीरियड को आपने 0 पीरियड बोल दिया, 0 तो मत बोलो कम से कम से। लेकिन फिर भी होता था कि नहीं होता था? यानी स्कूल की शुरुआत करें 0 पीरियड से। अच्छा, मैंने सुना है पार्लियामेंट में 0 आवर होता है। 0 आवर मतलब आवर तो ठीक है, 0 आवर ये कैसे हो सकता है? लेकिन कई बार हम लोग बेकार की बातों में अपना दिमाग नहीं खर्च करते। अच्छा, है तो है। अब कई लोग शुरुआत को 0 कहते हैं तो कहने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता? ज्यादा ही दिक्कत है तो लिख लो 1 और ब्रैकेट में लिख लेना बिगिनिंग। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 बिगिनिंग, तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, 0 लिखो, बात खत्म। ओके, बताइए प्लांट अगर खरीदोगे तो कितना कैश पे करना पड़ेगा? 11 लाख रुपए। और वो कब पे करना पड़ेगा? अभी इसी समय। तो लिख लीजिए अभी इसी समय 11 लाख रुपए कैश आउटफ्लो। अभी इसी समय 11 लाख रुपए कैश आउटफ्लो, कैश गया। अच्छा, कैश का जाना आप अफोर्ड कैसे कर सकते? कोई भी आदमी इस बात को बर्दाश्त ही कैसे करे कि ये मेरा कैश चला गया? बताओ क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि उसके बदले में उसको फ्यूचर में कैश आता हुआ नजर आ रहा है। जिन भी लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, शुरू में तो उनके हाथ से पैसा गया ही है ना। जो अभी पैसे का जाना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो फ्यूचर में वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करेगा? अभी कैश जाने देखिएगा, फ्यूचर में कैश लौट कर आएगा। अब शेयर खरीदोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना आज, फिर फ्यूचर में देखना कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना कैपिटल गेन होगा, वो तो फ्यूचर की बात है। वैसे इस क्वेश्चन में फ्यूचर का पीरियड कितना है? अच्छा, तो ईयर के कॉलम में 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, शुरू में तो आपका 11 लाख चला गया, 100 चला गया, तो कैश आउटफ्लो का टोटल 11 लाख रुपए। कैश आउटफ्लो का टोटल 11 लाख रुपए। अब आने वाले 5 साल में क्या होगा? कैश इनफ्लो। अगर मुझे आने वाले 5 साल का कैश इनफ्लो पता चल जाए, फिर तो मैं उसका टोटल भी कर लूंगा। टोटल करके क्या होगा? जैसे ये 11 लाख, ये 20 लाख हो सकता, तो इसका मतलब 12 लाख जाएगा, 20 लाख रुपए आएगा। फिर फैसला लेंगे किस बात का, कि इन्वेस्टमेंट करनी भी है कि नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट के लिए हां करनी है कि ना करनी है। चैप्टर का नाम क्या है? इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते। शेयर्स खरीदना है, हां या ना करें। प्रॉपर्टी खरीदनी है, हां या ना करें। हां करनी है तो क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करें। ना करें तो क्यों करें, वजह क्या होनी चाहिए। आप मानते हैं ना कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। फिक्स्ड एसेट खरीदना क्या लॉन्ग टर्म डिसीजन है? इससे पहले कि हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लें, सारे मुद्दों पर बात हो जानी चाहिए। वो सारे मुद्दे कैसे डिस्कस करे जाएंगे, क्योंकि एक बार आपका डिसीजन गलत हो गया तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से आप वापस नहीं आ सकते। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत कर दिया तो फिर आपको छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा, फिर भारी भरकम नुकसान होगा।
तो इसलिए ऐसे डिसीजन लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। जैसे शादी करना अपने आप में लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और अगर ये और ये बड़ा एक्सपेंसिव डिसीजन है, बड़ा अच्छा खासा एक्सपेंस लगे इसमें, और अगर ये डिसीजन गलत साबित हुआ तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है कि नहीं? आप सब लोग को हाँ ऐसे करो, हाँ हाँ ठीक है, आप मत बोलो हाँ भाई, आपको जी हाँ हो सकता है, सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा लोगों के मुंह से कहता सुना है ना। खैर मैं तो कह ही रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं आप मेरी हां में हां मत मिलाइए। आप कहिए आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, हमें क्या पता भाई, है ना। अनलेस इस क्लास में कोई हो मैरिड पर्सन, में भी हो भी सकता। खैर छोड़िए उस बात को। आप ये बात मानते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर गलत हो गया तो बहुत भारी नुकसान होगा। खैर इस क्वेश्चन में वापस आए। अब आप क्या जानना चाहते हैं? ईयर 1 2 3 4 5 फ्यूचर कैश इनफ्लो। चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। हम जानना चाहते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लो। फ्यूचर कैश इनफ्लो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी भाई, हम अपने आप थोड़ी बता सकते हैं कि फ्यूचर में कैश कितना होगा, कुछ तो बताए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हर साल प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन 3,50,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन 3,50,000 पर एनम। पर ये तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन है, हम तो कैश इनफ्लो जानना चाहते हैं। अच्छा आइए इसमें से हम माइनस करें डेप्रीसिएशन ईच ईयर। अब ये जो प्लांट आपने आज खरीदा है ये 11 लाख रुपए का है। अच्छा इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए, लाइफ 5 साल, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 2 लाख। ये आपको माइनस कर देना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 पर एनम, ये मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखकर ठीक करा। डेप्रीसिएशन तो हो गया पर अभी टैक्स तो नहीं हुआ ना। अच्छा एक बात बताइए, आपने डेप्रीसिएशन माइनस तो करवा लिया पर क्या आपने इसकी कोई पेमेंट करी है किसी को? इसका मतलब डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो रिकॉर्ड होता है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जानना चाहते हैं कैश इनफ्लो और डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन कैश बुक में कभी आता ही नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है डिस्कशन हमारा एकदम गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। हाँ ये आपने ठीक कहा। अगर मैं डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि टैक्स जो है वो तो इसी अमाउंट पर देना है। टैक्स का रेट 30% है ना। 30% कितना हो? ओके माइनस 45,000। अच्छा डिफरेंस बताओ। 1,05,000 पर एनम। ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए ये जो एंट्री है टैक्स, ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है, ये एंट्री कैश अकाउंट में भी है। हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं
ये ठीक लिखा जी आपने, माइनस करा, ठीक माइनस करा, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट करी है। लेकिन ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, कैश बुक में नहीं है। हमने 2 लाख की पेमेंट नहीं करी है, आपने माइनस करके गलती करी। हम आपसे कैश डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें प्रॉफिट में फंसा रहे हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट कौन करना चाहता है? हम तो कैश कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप एक काम करिए, गलती को सुधारिए और डेप्रीसिएशन जो गलती से माइनस हो गया था वापस ऐड बैक करिए। $3,05,000 पर एनम। ये प्लस करने का लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए, अगर मैं 3.5 लाख में से सीधा 45,000 माइनस कर देता, 3.5 लाख में से सीधा 45,000 माइनस करो, सीधा क्या आंसर आ गया? 3,05,000। आपको जी कैश बुक ने सिर्फ 45,000 लिखा है, तो 3.5 लाख में से 45,000 माइनस करो, 3,05,000। तो ऐसे ही कर लो फिर, ऐसे ही कर लो फिर। पर आपको जी 45,000 कैसे आएगा फिर? उसके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना। और अगर डेप्रीसिएशन माइनस करके गलती होगी तो गलती से सुधार लो। और आपको जी ये प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट और कैश में फर्क होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और कैश अकाउंट बनाने का फर्क आप समझते हैं ना? कैसा हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहे प्रॉफिट 0, प्रॉफिट नहीं है, और कैश बुक कहे जी आपके पास तो बहुत कैश है? कैसा हो सकता? क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो गया तो प्रॉफिट तो 0 है, पर कैश बुक में डेप्रीसिएशन आया नहीं। तो ऐसी कंपनियों की कोई कमी नहीं कि जिनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है कि प्रॉफिट नहीं है, पर उनकी कैश बुक में लिखा है कि कैश बहुत है। और हम इस चैप्टर में आपको प्रॉफिट नहीं पढ़ाएंगे, हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कैश। तो 3,05,000 के सामने लिखेगा एनुअल कैश इनफ्लो। हाँ जी, बताइए हर साल प्रॉफिट कितना कमाओगे? 1,05,000। पर हर साल कैश कितना बढ़ जाएगा? 3 लाख। दो अलग अलग बातें ना जी। प्रॉफिट 1,05,000 बढ़ेगा, लेकिन कैश बैलेंस 3,05,000 बढ़ेगा। ठीक है ना? इसके ब्रैकेट में लिखेगा ईयर्स 1 to 4। ये बात ईयर 1 में भी होगी, 2 में भी होगी, 3 में भी होगी, 4 में भी होगी, और ये ईयर 5 में भी होगी। पर 5 में कुछ और भी होगा, सैल्वेज वैल्यू। आप इस प्लांट को 5वें साल के आखिर में बेच देना। कितने में बेचोगे? 1 लाख रुपए। दोनों को ऐड करके बताइए। 4,05,000। अब ये जो 4,05,000 आया ना, इसके सामने लिखिएगा कैश इनफ्लो, और ब्रैकेट्स में लिखेगा ईयर 5। क्या लिखा आपने? कैश इनफ्लो ईयर 5। ये 5वें साल का कैश इनफ्लो पता कर लिया आपने। अब आप मेन आंसर में आइए। पहले साल का कैश इनफ्लो 3,05,000। दूसरे साल का कैश इनफ्लो 3,05,000। तीसरे साल का कैश इनफ्लो 3,05,000। चौथे साल का कैश इनफ्लो 3,05,000। और 5वें साल का कैश इनफ्लो 4,05,000।
और 5 साल का टोटल कैश इनफ्लो 16,25,000, 16,25,000। क्या फैसला है? इन्वेस्टमेंट के लिए हां करें कि ना करें? क्यों, रीजन बताइए। अच्छा, मतलब 11 लाख रुपए अगर जाएंगे तो लौट कर कितने आएंगे? 16,25,000। अच्छा खासा फायदा ना। अच्छा, आप इस बात को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे कि जाने वाला कैश तो आज ही चला गया और आने वाला कैश तो फ्यूचर में आएगा, टुकड़ों में कट कट के। तो क्या आपकी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं? क्या आप इस मैटर पे डिस्कशन नहीं करना चाहते? तो अब बताओ फैसला क्या है? हाँ, क्या फैसला है जी? अभी पता नहीं जी, अभी पता नहीं। 5वें क्वेश्चन के बाद बात करेंगे। हाँ, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन तक मैं ये बात क्लियरली बता चुका हूं कि हम इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट ही नहीं करेंगे। हम पहले 5 चैप्टर तक सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कब कितना कैश गया है और कब कितना कैश वापस आया। बस ये डिस्कस करना है। एक्चुअली 5 क्वेश्चन करने के बाद हम, जो आप कह रहे थे ना, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको टेबल मिला है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो पैसा फ्यूचर में मिलना है वो फ्यूचर में मिलना है। आप बताइए उसकी आज की कीमत क्या है, क्योंकि जाने वाला पैसा तो आज ही चला गया भाई। तो चूंकि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, तो उसे कंपैरिजन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर डिस्कस करना होगा। इसीलिए जब तक प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट डिस्कस नहीं होगा, तब तक हम किसी क्वेश्चन में फैसला नहीं सुनाएंगे। तो पहले 5 क्वेश्चन तक आप फैसला मत सुनाइएगा, सिर्फ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करिए और कैश इनफ्लो कैलकुलेट करिए, बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपनी इज कंसीडरिंग to introduce a new product. For this purpose, a machine has to be purchased for rupees 5 lakhs. The expected life of the machine is 10 years. The company expects to sell 1 lakh units in a year at rate of rupees 12 per unit. Variable cost is rupees 6 per unit. Annual fixed cost including depreciation rupees 4 lakh. Assuming tax rate of 40%, calculate the cash flows associated with the machine. चलिए आइए फिर से यही कॉलम्स बनाएं। हाँ, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको शुरू में कैश कितना देना होगा? 5 लाख। ठीक है, शुरू में 5 लाख जाने दीजिए। शुरू में पैसा जाएगा तभी तो फ्यूचर में आएगा, है कि नहीं? अच्छा, लाइफ कितनी है इस प्रोजेक्ट में? 10 साल। 10 साल बहुत ज्यादा होते नहीं। अब 1 to 10 सारे लिखे, एक काम करें, ऐसे लिख ले 1 to 10। मेरा मतलब है 1 साल का आंसर आ गया मान लो x, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो वही है। खैर, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि नहीं जी 1 to 9 लिखो, आप 10th ईयर को अलग लिख लेना, क्योंकि 10th ईयर में क्या सैलवेज वैल्यू होती है। तो जो पहले 9 साल हैं, अगर मान लो 1 साल का कैश इनफ्लो x है, तो 9 साल का कैश इनफ्लो जानने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10वें साल में x प्लस सैलवेज वैल्यू, ऐसे लिखना ठीक रहेगा। आपका मानना सही है,
लेकिन क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है नहीं ना असल में, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं? बताओ, फिर मैं ऐसा क्यों करूं? सीधा 1 to 10 ना लिख दें फिर। भाई अगर होगा किसी क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू तो जो आप कह रहे हैं वैसा कर लेंगे, इस क्वेश्चन में तो नहीं है ना। चलो भाई, इनिशियल कैश आउटफ्लो आपने बता दिया 5 लाख रुपए, यानी अगर आप ये काम करेंगे तो आपको 5 लाख की पेमेंट इनिशियली करनी पड़ेगी। अब ये सोच लीजिए कि आने वाले 10 साल हर साल कैश इनफ्लो कितना होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लो। फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर कैश इनफ्लो के ब्रैकेट्स में लिखेगा ईच ईयर। फ्यूचर कैश इनफ्लो के ब्रैकेट्स में लिखेगा ईच ईयर। ये हर साल का कैश इनफ्लो बताया जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि हर साल क्या होगा? हां जी, हर साल सेल होगी, हर साल सेल होगी। कितनी यूनिट्स? अच्छा 1 लाख। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस ₹12। कितनी सेल हो गई फिर? 12 लाख। क्या ये 12 लाख की सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैटर है? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिखी जाती। क्या ये कैश अकाउंट का भी मैटर है? हो सकता है क्रेडिट सेल हो, लेकिन क्रेडिट सेल का मतलब थोड़ी कि पैसे कभी नहीं मिलेंगे, पैसे तो मिलते ही हैं। इसका मतलब सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी मैटर है और कैश अकाउंट का भी मैटर है। इसका मतलब इस पर कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तब होता है जब एक का मैटर है और दूसरे का मैटर नहीं। अगर ये दोनों के मैटर हैं तो इसका मतलब कोई झगड़ा नहीं। चलिए इसमें से क्या माइनस करें? वेरिएबल कॉस्ट। एक लाख यूनिट। अच्छा, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना? ₹6। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिएगा 6 लाख। ठीक है ना, 6 लाख रुपए। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैटर है? यस। ये कैश अकाउंट का मैटर है? यस। भाई आखिरकार वेरिएबल कॉस्ट है क्या? जैसे मटेरियल की पेमेंट होगी, वेजेस की पेमेंट होगी, वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है तो कैश बुक में भी आता है। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा एक काम करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को ना 2 हिस्सों में लिखते हैं। एक तो लिखते हैं कैश फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा लिखते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन कहता है जो फिक्स कॉस्ट है ना 4 लाख रुपए, वो इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 लाख रुपए इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। अच्छा देखो, आपने मशीन खरीदी 5 लाख की, लाइफ है 10 साल, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन 50,000। अगर 50,000 का डेप्रीसिएशन है तो 3.5 लाख क्या? कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कैश फिक्स कॉस्ट जैसे आप रेंट पे करते हैं, कैश फिक्स कॉस्ट। आप सैलरी पे करते हैं, कैश फिक्स कॉस्ट। ये सब फिक्स कॉस्ट है और इसकी पेमेंट करी जाती है। सिर्फ डेप्रीसिएशन एक ऐसा मैटर है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है और कैश बुक में नहीं है। सिर्फ यही झगड़ा करेगा, बाकी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों जगह रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रीसिएशन बाद में झगड़ा करेगा। खैर, डिफरेंस कितना आ गया? 2 लाख के सामने क्या लिखे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट बताइए। 40% टैक्स कितना हुआ? 80,000 माइनस करके डिफरेंस बताइए। 1,20,000 क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आखिर में डेप्रीसिएशन वापस आके कहता है कि जी मुझे माइनस करके आपने गलती करी है, अपनी गलती को सुधारें।
50,000 का डेप्रीसिएशन आपने वापस ऐड किया, दोनों का टोटल 1,70,000 के सामने क्या लिखा जाए? एनुअल कैश इनफ्लो। ये हर साल का कैश इनफ्लो है। ब्रैकेट्स में ईयर्स 1 to 10, पहले साल से लेकर 10वें साल तक हर साल, पहले साल से लेकर 10वें साल तक हर साल। दस साल का टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया? 17 लाख रुपए, 17 lakhs। अभी 5 लाख का कैश जाने दीजिए, फ्यूचर में 10 साल में 17 लाख रुपए वापस आएंगे। क्या फैसला? अभी हम कुछ नहीं जानते, अभी हमारी जुबान बंद है, हम कुछ नहीं कहेंगे। 5वां क्वेश्चन एक बार हो जाए, उसके बाद सोचेंगे क्या कहना। अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बस जाने वाला कैश बता दिया और आने वाला कैश बता दिया, बाकी बात बाद में होगी। मेरा मतलब है अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन कितनी फटाफट हो गए नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि आज की बाकी क्लास में ना 2 ही क्वेश्चन और हो पाएंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होंगे ना वो क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे। ये शुरू में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है, ये चैप्टर जो है बड़े डिफिकल्ट लेवल तक जाता है। और अभी क्वेश्चन आने वाले हैं वो जिसमें मशीन को एक्सचेंज किया जाता है। ये तो सीधी मशीन को खरीदने वाले ऑप्शन हो गए, अभी मशीन को एक्सचेंज वाले क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे लगता है मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अगली क्लास में ही होगा। इसका कोई दुख तो नहीं है ना आप लोग? कई बार स्टूडेंट बड़ा दुखी भी होता है कि जी आज एक क्वेश्चन और हो जाता ना तो साहब मजा आ जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सही मायने में यहां से कैपिटल बस्टिंग शुरू होगा, क्योंकि ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, ये था ही कुछ नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश बुक के डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे थे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ये कैश अकाउंट में नहीं है। यहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 3, हां जी। एक्स ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ ए न्यू मशीन टू रिप्लेस existing machine that has book value of rupees 30,000 and can be sold for rupees 20,000. The annual depreciation on old machine is rupees 6,000. The cost of the new machine is rupees 12,000. Sorry, 1,12,000 and can be sold at expected amount of rupees 16,000 at the end of 5th year. The new machine will enable the firm reap cash benefit of rupees 56,000 annually in material, labor and overheads. Assuming tax rate of 40%, compute the cash flows associated with the replacement of the machine. चलिए शुरू करते हैं। प्रोसीजर तो यही है, पहला कॉलम ईयर और दूसरा कॉलम डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आपने क्या लिखा? डिफरेंशियल कैश, उसमें आउटफ्लो और इनफ्लो। ये प्रोसीजर गलत रहेगा नहीं, 1 2 3 4 5। बेहतर होगा कि हम इसको क्या लिखें? 0 तो लिखना ही है, फिर 1 2 4 लिख लेते हैं और 5 लिख, ये ठीक है नहीं? सैल्वेज वैल्यू है तो 5th ईयर को तो अलग लिखना ही पड़ेगा ना।
ठीक है। हां जी, हमने एक टर्म यूज किया है डिफरेंशियल। मान लीजिए एक ऐसा आदमी है जो एक ऐसी जगह नौकरी कर रहा है जहां उसे महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं, तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000। वो कहता है जी इस नौकरी को छोड़ो, अब हम दूसरी जगह जाएंगे, और वहां से हमको सैलरी कितनी मिलेगी? 15,000 रुपए महीना। तो अब बताओ एनुअल सैलरी कितनी होगी? 1,80,000 रुपए। बताइए ये आदमी नौकरी छोड़ के, मतलब पुरानी जगह छोड़ के नई जगह क्यों जाए? दोबारा बोलिए। हाँ, कितनी ज्यादा मिलेगी? पूरे साल की 60,000 रुपए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये मत कहिएगा कि नई नौकरी पे इसलिए जाइए क्योंकि वहां से सैलरी 1,80,000 मिलेगी। ऐसा कहने से बात समझ नहीं आती। आप कहिए कि नई जगह इसलिए जाइए क्योंकि आपकी सैलरी 60,000 बढ़ जाएगी। जो भी बात कहें डिफरेंशियली कहें। अगर आपको जी 1,80,000, तो ये कोई आंसर देने का तरीका थोड़ी हुआ। हमें क्या पता 1,80,000 क्या है? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बात को कभी टोटल में मत कहिएगा, बात को हमेशा डिफरेंशियली कहिएगा। अब ये बात डिफरेंशियली कैसे कही जाती है, आइए आंसर शुरू करते हैं। हम पहले जानना चाहते हैं डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। हम क्या जानना चाहते हैं? डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियली यानी अभी इसी समय आपको कितना कैश चाहिए, डिफरेंशियल बेसिस पर बताएं। हां, तो ये बताइएगा कि नई मशीन का परचेज प्राइस क्या है? आपने कहा 1,12,000 रुपए। अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, 1,12,000, 2 मशीन आपकी हुई। पर हम खरीद नहीं रहे, हम एक्सचेंज के केस में। अगर हम एक्सचेंज के केस में हैं तो हम पुरानी मशीन बेचेंगे भी तो सही। तो ये बताइएगा पुरानी मशीन बेचकर हमें क्या मिल जाएगा? फिर से बताइए। 20,000, 20,000 रुपए। तो 20,000 तो अरेंज हो जाएगा ना? चाहिए 1,12,000। तो डिफरेंशियली आप कितना कैश अरेंज करेंगे? 92,000। तो आपको 1,12,000 नहीं चाहिए। अरे 20,000 तो आपको पुरानी एसेट को बेचकर मिल जाएंगे। तो आप अरेंज करिए 92,000। यहां बात खत्म हो जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन तंग नहीं करती है। स्टूडेंट को क्या कैलकुलेशन तंग करती है? आप इसके नीचे लिखिएगा बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। बताइए इस समय पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? और मैं जानना चाहता हूं प्रेजेंट बुक वैल्यू, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूं। ₹30,000। वो कब कितने में खरीदी गई थी ये नहीं पूछ रहा हूं, प्रेजेंट बुक वैल्यू पूछ रहा हूं। आज आपने इसको कितने में बेचा है? सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितना बता रहे? ₹20,000। तो पुरानी मशीन को बेचकर हमें लॉस कितना हुआ? फिर से बताइए। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन आपने बताया ₹10,000। एक बार हमने डिस्कस किया तो था, पर पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, कि प्रॉफिट पर टैक्स दिया जाता है।
और लॉस पर टैक्स बचाया जाता है। टैक्स सेव्ड, टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 40%। अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ है, इसका मतलब 4,000 का टैक्स बचाया जा सकता है। मान लीजिए आपकी इनकम है 2,50,000 रुपए किसी दूसरे बिजनेस से, अगर उसके ऊपर 40% टैक्स दिया जाए तो 40% टैक्स कितना होता है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर अचानक हमें मशीन के बेचने से लॉस हो गया। अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम 2.5 लाख थोड़ी बताएंगे। हम क्या करेंगे? इस लॉस को इस प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम डिस्क्लोज करेंगे 2,40,000 और इसके ऊपर जब हम 40% टैक्स देंगे तो 40% टैक्स कितना आ गया? 96,000। यानी हमें 10,000 का लॉस क्या हुआ कि हमारा टैक्स 4,000 रुपए कम हो गया। अगर प्रॉफिट बढ़ जाए तो बढ़े हुए प्रॉफिट पर टैक्स दिया जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट घट जाए तो घटे हुए प्रॉफिट पर टैक्स हमारा बच जाता है। तो 4,000 का टैक्स आपका इसलिए बच गया क्योंकि आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ। यह भी ठीक है। फिर नीचे लिखेगा इफेक्टिव अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको कैश चाहिए 92,000। सही बात, आपको कैश चाहिए 92,000, लेकिन 4,000 का टैक्स बच गया। इसका मतलब आपको कैश चाहिए 88,000 और आपको कैश 88,000 चाहिए। इसको आप यहां पर रिकॉर्ड करें। इस चैप्टर ने शुरुआत कर दी अपनी और आपको इसने अच्छा खासा मैसेज दे दिया है कि ये आपको कहां कहां लेके जा सकता है। अभी यहां शुरुआत हुई है इससे, ये मैटर कहां से कहां जा सकता है। मेरे ख्याल से इसे डिस्कस करने की जरूरत है। हां जी सुनिए, आपका ये पॉइंट वैलिड है कि आपको 92,000 कैश चाहिए, लेकिन अगर 4,000 का कैश इंटरनली अरेंज हो जाए तो बताओ एक्सटर्नली कितना अरेंज करना पड़ेगा? 88,000। पर आप जी कह सकते हो जी इंटरनली एक्सटर्नली, ये तो बड़े भारी भरकम शब्द हो गए। अपने को तो वैसे समझे जैसे आम आदमी की भाषा में समझ में आता है। आम आदमी समझते हैं ना, वो जो आम बहुत खाता है, मैंगो मैन, और क्या, ये हर समय आम खाता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आम आदमी। इसकी जेब में भी आम रहता है, हर समय आम खाता रहता है हर समय। तो आम आदमी की भाषा में जी हमको समझाइए, ऐसे तो हमको समझ में आएगा। हमने कहा तो चलो आम आदमी की भाषा में सुन लेते हैं भाई। देखो ऐसा है, अगर एक आदमी अपनी एक जेब से पैसे निकालकर अपनी दूसरी जेब में डाल ले, इसको बोलते हैं कैश इंटरनली अरेंज्ड। इधर से इधर बस, और बाहर से अरेंज नहीं करे, अंदर के अंदर ही अरेंज हो गए। ये अंदर के अंदर कैश कैसे अरेंज होता है भाई? देखो जी ऐसा है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर ये मेरी इनकम 2.5 लाख ही होती तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ता? लाख रुपए, है ना। हुआ ये, मैंने ना लाख रुपए ना तिजोरी में रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? टैक्स देना था।
अब मुझे पता चला जी टैक्स मैंने लाख रुपए देना ही नहीं है ना, पर तिजोरी में तो लाख रुपए रखे, तिजोरी में मैंने लाख रुपए रखे हैं पर टैक्स मैंने लाख रुपए देना ही नहीं। टैक्स कितना देना? तो चलो एक काम करो, तिजोरी खोलो और गिन के 4000 निकाल लो वहां से, क्योंकि अब तो आपको टैक्स खाली 96,000 देना है। तो लाख रुपए रखे हुए ना, देखो गड्डी पड़ी हुई है, उसमें से गिन के 4000 रुपए निकाल लो। निकल गए 4000, 96,000 वहीं रहने दो, वो गवर्नमेंट को दे दो, 4000 उठा के जेब में रखो। ये मेरे हो गए। कितने रुपए मेरे हो गए? आइए दोस्त से 88,000 और उधार ले ले, है ना, 4000 जेब में, 88,000 जमा 4000, 92,000। चले सप्लायर के पास, उसे 92,000 देंगे, पुरानी मशीन दे देंगे, नई मशीन ले आएंगे। तो इसका मतलब मैंने दोस्त से कितने रुपए मांगे? 4000 कहां से आ गए? अंदर ही अंदर हो गए जी। यूं कहूं तो मैंने गवर्नमेंट के पैसे मार लिए। ये शब्द ठीक है, गवर्नमेंट के पैसे मार लिए। गवर्नमेंट को लाख रुपए का टैक्स देना था, मैंने उसके 4000 रुपए मार लिए। अब मैंने कहा जी मैं टैक्स 96,000 दूंगा, 4000 रुपए बच गए। आप यूं समझो ये टैक्स जा रहा था, हमने कहा रुको, हमने कहा चलो तुम इधर आ जाओ और चलो सप्लायर के पास जाओ। यार वो टैक्स पैसा तो जा ही रहा है, बस मैंने उसका डायरेक्शन बदल दिया। मैंने उसमें से 4000 को कहा कि तुम इधर आ जाओ, उसमें मैंने 88,000 और डाले और मैंने सप्लायर को दे दिए। मेरे जेब से तो पैसा जाके रहेगा, या पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, या मैं उसका डायरेक्शन अगर बदल दूं तो सप्लायर के पास चला जाएगा। तो 4000 तो जाके ही रहेगा। तो मैंने कैश कितना अरेंज करा भाई साहब? 88,000। मैंने 4000 तो अरेंज करा ही नहीं, 4000 का तो बस मुझे डायरेक्शन बदलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि मैं गवर्नमेंट को दिए जाने वाले पैसे को रोक लूंगा, तो मैं उस 4000 रुपए को इस काम में लगा दूंगा। तो 92,000 में 4000 यहां से लग जाएंगे, बाकी मैं बाहर से अरेंज करूंगा 88,000। इट इज एग्रीड that total cash required is 92,000, but cash internally arranged is rupees 4,000 and cash to be externally arranged is rupees 88,000। इसलिए वो अमाउंट हमने यहां लिख दी, ठीक है ना। पर चैप्टर ने आपको अपने दर्शन तो करवाई दिए कि ये कैलकुलेशन कहां तक जा सकती। खैर अब बात को आगे बढ़ाएं। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए डिफरेंशियल कैश इनफ्लो इन ईयर 1 to 5। ओके, चलिए वर्क कैलकुलेशन की हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज। कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज। क्वेश्चन ये कहता है, एक जगह अगर आप नई मशीन लेकर आए तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के खर्चे में 56,000 रुपए की कमी आ जाएगी। क्या ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है? देखिए, अगर आप नई मशीन एक्चुअली बड़ी एफिशिएंट है ना, उसमें मटेरियल कम लगता है, लेबर का खर्चा कम होता है, ओवरहेड का खर्चा कम होता है, तो इसका मतलब नई मशीन पुरानी मशीन के मुकाबले एफिशिएंट है और हमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में 56,000 की सेविंग होगी। सेविंग इन मटेरियल, लेबर and overheads amount rupees 56,000। क्या ये कैश बुक से रिलेटेड मैटर है? हां, मटेरियल की पेमेंट अब कम करनी होगी,
लेबर की पेमेंट कम करनी होगी। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड मैटर है? हां, लेबर का खर्चा कम होगा, लेबर का वो खर्चा और पेमेंट दोनों का मतलब एक है। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी रिलेटेड है, ये कैश बुक से भी रिलेटेड है, यानी ये झगड़े की वजह नहीं बनेगा। झगड़े की वजह कब बनती है आप समझ रहे हैं? डेप्रीसिएशन झगड़े की वजह है, माइनस एडिशनल डेप्रीसिएशन। क्या लिखा आपने? एडिशनल डेप्रीसिएशन, बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन। मैंने सुना है नई मशीन 1,12,000 की है, काफी महंगी है। वैसे नई मशीन की सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 16,000। लाइफ 5 साल। हर साल का डेप्रीसिएशन 19,200। 19,200। नई मशीन आपको 19,200 का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करवा के देगी। लेकिन अगर आप पुरानी मशीन के साथ बिजनेस करें तो भी 6,000 का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होता रहेगा। बात को टोटल बेसिस पर कहा तो नंबर कट जाएंगे। बताइए, अगर मैं पुरानी मशीन के बदले नई मशीन ले आता हूं तो रिकॉर्ड में एडिशनली कितना डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा? 13,200। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैटर तो है, पर कैश बुक का मैटर नहीं है। इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 42,800। 42,800। दिस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आप जानते हैं कि आपकी कमाई पर गवर्नमेंट की नजर है। कितना हिस्सा चाहिए गवर्नमेंट को? 40%। 40% हिस्सा गवर्नमेंट का। कितना 40%? 17,120। बाकी हिस्सा हमारा। इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25,680। ये तो जी प्रॉफिट है, हम तो कैश जानना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल है। डेप्रीसिएशन वाली गलती सुधार लीजिए, कैश की सिचुएशन अपने आप आ जाएगी। प्लस एडिशनल डेप्रीसिएशन जो आपने गलती से माइनस किया था उसे आप वापस ऐड बैक कर दीजिए। 13,200 रुपए। 38,880। इसको क्या नाम दिया जाए? डिफरेंशियल कैश इनफ्लो। और इसके ब्रैकेट्स में क्या लिखा जाए? ईयर्स 1 to 4। पहले साल से लेकर चौथे साल, हर साल। अच्छा ये बताइए, 5वें साल के आखिर में सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 16,000। 16,000 ऐड करके बताइएगा। 54,880। 54,880 के सामने आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल कैश इनफ्लो, ब्रैकेट में ईयर 5। ये जी 5वें साल का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो है। ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन होगी अब तो हमारे लिए। हाँ, तो ईयर 1 to 4 38,880 ईच ईयर मल्टीप्लाइड विद 4 ईयर्स। मल्टीप्लाइड विद 4 ईयर्स। ओके, और 5वें साल का कैश इनफ्लो
54,880, 2,10,400, 2,10,400 रुपए। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो फैसला सुनाना है कि नहीं? 5वें क्वेश्चन अगली क्लास में सुनाएंगे। मुझे पता नहीं कि ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। मुझे पक्का नहीं पता। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में मैं कितना टाइम लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हां जी। ए कंपनी इज इंटरेस्टेड in assessing the cash flows associated with replacement of old machine by a new machine. At present, the book value of old machine is rupees 90,000 and it can be sold for rupees 80,000. It has remaining life of 5 years, after which its salvage value is rupees 30,000. It is being depreciated annually at the rate of 20% on WDV method. The new machine cost rupees 4 lakh. It is expected to fetch rupees 2,50,000 after 5 years when it will no longer be required. It will be depreciated at the rate of 25% annually on WDV method. The new machine is expected to bring in annual saving of rupees 1 lakh in the manufacturing cost. Applicable tax rate is 50%. You are required to find out the cash flows for this replacement decision. यही कॉलम्स बना लीजिए। हाँ जी। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। कोई गड़बड़ है तो बता दो। मतलब WDV मेथड का मतलब क्या होता है? हर साल का डेप्रिसिएशन अलग हो सकता है। ये तो गड़बड़ वाली बात है। इसका मतलब हर साल की कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो बड़े मजे होते थे, वो एक ही डेप्रिसिएशन हर साल का हो जाता था, तो हर साल की कैलकुलेशन जो है एक जैसी होती थी। यहां तो हर साल की कैलकुलेशन ही अलग करनी पड़ेगी। WDV मेथड बड़ी मुसीबत की वजह भी हो सकती है हमारे लिए। चलिए आइए पहली कैलकुलेशन करते हैं। पहली कैलकुलेशन की हेडिंग डालिएगा डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। आपने लिखा डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। परचेज ऑफ न्यू मशीन बताएंगे कितने की? नई मशीन का परचेज प्राइस बताइए। नई मशीन का परचेज प्राइस बताइए। 4 लाख। अच्छा, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू बताइए। रुपीस 80,000। तो वो 80,000 अगर माइनस किया जाए तो डिफरेंशियली आपको कैश कितना चाहिए? अच्छा, आपने बताया 3,20,000। 3,20,000। पर अगर आपका थोड़ा कैश इंटरनली अरेंज हो जाए तो कैश की रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी ना, है ना? देखें, अगर कोई कैश इंटरनली अरेंज किया जा सके, प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन
हाँ, पुरानी मशीन की इस समय बुक वैल्यू कितनी है? ₹90,000। ठीक बात है। फिर आप मुझे बताएंगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। हमने पुरानी मशीन को आज बेचा है 80,000 रुपए में, 80,000 में। ये भी ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन को बेचकर हमें लॉस कितना होगा? ₹10,000। टैक्स का रेट कितना है वैसे? 50%। टैक्स सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ ₹10,000। तो हम टैक्स सेव कर लेंगे 5,000। समझ लीजिए कैश इंटरनली अरेंज हो जाएगा 5,000 और अपने को टोटल कैश चाहिए 3,20,000। तो इफेक्टिव डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। वैसे तो हमें कैश 3,20,000 चाहिए, पर 5,000 चूंकि इंटरनली अरेंज हो गया है तो हमको बाकी कैश चाहिए 3,15,000। ये जो 3,15,000 आपने कैलकुलेट करा है, इसको आप ईयर 0 में रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन हमें तंग नहीं कर रही, हमने पिछले क्वेश्चन में डील कर लिया, अब ये हमारे लिए नॉर्मल कैलकुलेशन है। खैर, आपको कैश चाहिए 3,15,000 डिफरेंशियली। हाँ जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लो। लेकिन क्या है कि WDV मेथड है, मामला इतना आसानी से निपटेगा नहीं। मुझे लग रहा है पहले मुझे डेप्रिसिएशन के मैटर को डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं कैश इनफ्लो के बारे में बात कर सकता हूं। तो चलिए हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन। वैसे तो मैं डिफरेंशियल कैश इनफ्लो ही कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेकिन पहले डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन का मैटर डिस्कस करके। अच्छा, डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। एक हेडिंग पर्टिकुलर्स, दूसरी हेडिंग ओल्ड मशीन, तीसरी हेडिंग न्यू मशीन और चौथी हेडिंग डिफरेंस। आप डिफरेंस ही तो जानना चाहते, आप डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन ही तो जानना चाहते हो। मैं यही बताना चाहूंगा कि पुरानी मशीन होती तो डेप्रिसिएशन कितना होता, नई मशीन ले आओगे तो कितना हो जाएगा, और हम दोनों का डिफरेंस जानना चाहते। चलिए, पर्टिकुलर्स में पहली इंफॉर्मेशन लिखेगा प्रेजेंट बुक वैल्यू। पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है इस समय? 90,000। नई मशीन कितने की लेकर आओगे? 4 लाख की। ये आपका फैसला है कि पुरानी मशीन के साथ बिजनेस करना है या नई मशीन के साथ बिजनेस करना है। फैसला तो आप ही का ही। डेप्रिसिएशन ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 and 5। ईयर 1, 2, 3, 4, 5।
हम डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन जानना चाहते हैं। चलिए पुरानी मशीन के बारे में बात करते हैं। रिकॉर्ड में लिखा है कि मशीन 90,000 की है। अगर आपने अगले 5 साल पुरानी मशीन के साथ बिजनेस किया तो पुरानी मशीन पर जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है WDV मेथड से 20% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 90,000 का 20% कितना हो गया? 18,000 रुपए। क्या ये बात सही है? तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? ₹14,400। तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? दोबारा बोलिए। 11,500। एक मिनट भाई, ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो भाई? ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। मतलब मुझे पता हो तो चले कि आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। 90,000 का 20% आ गया 18,000। ये तो मुझे भी समझ में आ गया। फिर 14,400 कहां से आ गया? अच्छा, 90,000 में से 18,000 गया, आ गया 72,000। उसका 20% 14,400। चलो ये भी ठीक है। अब बताओ ये 11,520 कहां से आया? अच्छा, आप ऐसे माइनस करते चले गए और जो अमाउंट आता था उसका 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते चले गए। अच्छा, अब ये तरीका अपनाते हैं। मैं एक दूसरा तरीका अपनाता हूं। असल में मेरा तरीका क्या है कि चूंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो हर अगला डेप्रिसिएशन पिछले डेप्रिसिएशन का 80% है। इसमें मुझे टाइम कम लगता है। यानी ये 18,000 है, इसका 80% बताओ कितना होता है? 14,400। इसका 80%, बस 80 करते चले जाओ, हर अगला डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। मतलब ये टाइम कम लगता है ना इसके अंदर। अब 11,520 का 80% करोगे 9216, और इसका 80% 7373। ठीक है ना? ये प्रोसीजर ज्यादा सही है ना? हाँ जी। अच्छा, चलिए नई मशीन के बारे में बात करते हैं। 4 लाख की मशीन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%। तो 4 लाख 25%, पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%, हर अगला डेप्रिसिएशन पिछले डेप्रिसिएशन का 75%। तो 1 लाख का 75%, 75,000। इसका 75%, 56,250। 42,188। 31641। 31641। अब ठीक है। देखो जी, अब डेप्रिसिएशन पहले साल 18,000 नहीं 1 लाख रिकॉर्ड होगा। तो बताओ कितना डिफरेंशियली रिकॉर्ड होगा? अच्छा, 82,000। दूसरे साल कितना डिफरेंशियली रिकॉर्ड होगा? 60,600। तीसरे साल कितना? 44,730। चौथे साल 32,972। पांचवें साल 24,268। 24,268। डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख लिया ना? चलो अच्छी बात है।
अब आप लिखिएगा बुक वैल्यू आफ्टर 5 years, बुक वैल्यू आफ्टर 5 years। क्या मतलब? पुरानी मशीन आज 90,000 की है, अगर आपने 5 साल इसे होल्ड किया तो 5 साल आप डेप्रीजिएशन ये चार्ज करोगे। तो बताइए इस डेप्रीजिएशन को चार्ज करने के बाद 5 साल के बाद इसकी बुक वैल्यू होगी कितनी? 29491। ओके, ये आपने कैसे कैलकुलेट करा है? 90,000 जो कि इसकी प्रेजेंट बुक वैल्यू है, इसमें से आपने 5 साल के डेप्रीजिएशन माइनस करे। सिमिलरली 4 लाख रुपए की प्रेजेंट बुक वैल्यू है, टोटल डेप्रीजिएशन माइनस करके बताए। 94921। 94921। ये आपने क्या बताया? बुक वैल्यू आफ्टर 5 years। अब लिखिएगा सैल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ के बताइए, अगर पुरानी मशीन 5 साल बाद बेचोगे तो कितने की बिकेगी? कितने की? 30,000। नई मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 2,50,000। क्या मुझे सैल्वेज वैल्यू का डिफरेंस बता सकते हैं? 2,20,000। अब हमेशा आखिरी साल में सैल्वेज वैल्यू ऐड करते हैं, आप अभी ऐड करिएगा, लेकिन आप ऐड करिएगा डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू, यानी 2,20,000। अब आप क्या कहोगे? माना नई मशीन 2.5 लाख की बिक जाएगी, पर ऐसे तो पुरानी भी 30,000 की बिक जाएगी, तो इसका मतलब अब पुरानी नहीं नई मशीन होगी। तो बताओ सैल्वेज वैल्यू अब 30,000 नहीं, अब 2.5 लाख होगा, तो डिफरेंशियल कितना हुआ? अब आप जो बात कहोगे डिफरेंशियली कहोगे, है ना? टोटल तो बात आप कह ही नहीं सकते ना असल में। फिर लिखिएगा वो मैं कैसे एज्यूम कर सकता था? उसकी तो प्रेजेंट सैल्वेज वैल्यू थी। 5 साल के बाद सैल्वेज वैल्यू कितनी होती उसकी? 0 भी तो हो सकती थी। अच्छा बताइएगा, बुक वैल्यू इतनी, बेची 30,000 में, बेचकर प्रॉफिट कितना होगा? 509,155,079। टैक्स का रेट कितना गिवन है? 50%। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पर टैक्स भी है, टैक्स एट रेट ऑफ 50%। अगर 509 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 255 का टैक्स है। अगर पुरानी मशीन होल्ड करोगे और 5 साल के बाद प्रॉफिट पर बेचोगे तो टैक्स 255 देना पड़ेगा। नई मशीन लाओगे, प्रॉफिट होगा 155,079, इस पर 50% टैक्स कितना बनता है? 77,540। अब आपको टैक्स 255 नहीं देना है, अब आपको टैक्स देना है 77,540। तो बताओ डिफरेंशियल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 77,285। आपने जी मुझे 3 बातें बताई। अब डेप्रीसिएशन ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, इसका मतलब इतना बड़ा हुआ डेप्रीसिएशन। अब सैल्वेज वैल्यू ये नहीं होगी, ये होगी, यानी बढ़ी हुई सैल्वेज वैल्यू। अब टैक्स इतना नहीं पे करना, इतना पे करना है, यानी इतना बढ़ा हुआ टैक्स। ये कौन सा वाला टैक्स है? ये कैपिटल गेन वाला टैक्स है, यानी एसेट को प्रॉफिट पर बेचने पे
जो टैक्स देना पड़ता है, दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक तो रेवेन्यू इनकम का टैक्स, जो आप बिजनेस करते हैं उस पर टैक्स देना एक अलग बात है, लेकिन एसेट के बेचने पर प्रॉफिट होना और उस पर टैक्स देना वो अलग बात है। ये कैपिटल गेन के प्रॉफिट का टैक्स है। ये कैलकुलेशन हमको समझ में आ गई। डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन, डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू एट द एंड, डिफरेंशियल टैक्स पेमेंट एट द एंड। अब आप हेडिंग डालिएगा, जो मेन कैलकुलेशन हमारी है, मेन कैलकुलेशन हमारी क्या है, ये ईयर 1 2 3 4 5 डिफरेंशियल कैश इनफ्लो। अब हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज। हाँ जी, हर साल की कैलकुलेशन अलग है, तो आपको ईयर 1 2 3 4 5 के कॉलम तो बनाने होंगे। पहले आप मुझे कोई फायदे की बात बताइए। हाँ, फायदे की बात लिखी है कि ना वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना हमारी, वो हमारी हर साल 1 लाख रुपए बच जाएगी। ये फायदे की बात है। तो लिखिएगा सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए। हर साल हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए बच जाएगी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी मैटर है और ये कैश अकाउंट का भी मैटर है, ये दोनों का मैटर है। तो इसका मतलब ये झगड़े की वजह नहीं बनेगा। माइनस डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन, या आप कह सकते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन। पहले साल एडिशनल डेप्रीसिएशन आपने अभी अभी बताया है 82,000। अच्छा, दूसरे साल 60,600, 44,730, 32,972, 24,268, 24,268। सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से अगर आप डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन माइनस कर दे तो डिफरेंस को आप कहेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप क्या कहेंगे? इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले साल कितना? 39,400, 55,270, 67,028, 75732, 75732। टैक्स का रेट कितना है वैसे? पहले साल 9,000, ओके 19,700,
327,635। फिर से बोली 33514। फिर बोली 37866। 37866। ये आपने क्या बता दिया? इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो जो डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन आपने पहले माइनस किया था, आप उसे वापस ऐड करें। पहले माइनस करके गलती कर दी थी। 82,000, 60,600, 44,730, 32,972, 24,268। अब जो आंसर आएगा उसको आप क्या नाम देंगे? डिफरेंशियल कैश इनफ्लो। तो पहले साल का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो कितना है? अच्छा, 91,000। दूसरे साल का है 80,300। तीसरे साल का 72,365, 66,486, 62134। एक्चुअली ईयर 1, 2, 3, 4 के आंसर तो आ गए। पांचवें साल का आंसर अभी हमको पता करना है। आप क्या करिएगा? ऐड करिएगा डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू। मतलब ये मत बताइएगा कि नई मशीन कितने की बेची जाएगी, ये बताइए पुरानी मशीन के मुकाबले जो नई मशीन की सैल्वेज वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना है। 2,20,000 है कि नहीं? हमें मालूम है नई मशीन 2.5 लाख की बिकेगी, ऐसे तो पुरानी भी 30,000 की बिकेगी। हम तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, और ये लास्ट ईयर में ऐड होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? और लास्ट ईयर में आपको एसेट के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स देना पड़ता है। क्या ये बात सही? आप मुझे वो टैक्स की पेमेंट डिफरेंशियली बताइएगा कितनी है। 77,285। क्या आप इसे प्लस करना चाहेंगे कि माइनस? माइनस इसलिए क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट का मतलब यह है कि पैसा चला जाएगा। मतलब सैल्वेज वैल्यू का पैसा आएगा, प्लस हुआ, टैक्स की पेमेंट का पैसा जाएगा, तो माइनस करोगे। माइनस डिफरेंशियल टैक्स पेमेंट, $204,849। ये जो आंसर आया है इसके आगे आप लिखेगा डिफरेंशियल कैश इनफ्लो ईयर 5। ये पांचवें साल का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो है कि नहीं? चलिए मेन आंसर में चलते हैं। पहले साल 91,000, दूसरे साल 80,300, तीसरे साल 72,365, चौथे साल 66,486, और पांचवें साल आपने बताया 204,849।
5 लाख, अच्छा 270 नहीं, 5,15,000, 5,15,000 रुपए। हाँ जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोगों को घर जाके कोई करवा चौथ की तैयारी करनी, सामान वामान खरीदना होगा ना। अच्छा, हमारे यहां पंजाबियों में क्या होता है, पंजाबियों में क्या होता है कि गाली देने का जो चलन है हमारे यहां बड़ा नॉर्मल है। हम लोग तो प्यार से ही गाली दे दिया करते हैं और इस ऐसे बोलते हैं जी सामने वाला इसका मतलब नहीं निकालेगा, तो ऐसे ही बोल दिया वो सामने, मतलब निकालने लगे ना तो बहुत बड़े फसाद हो सकते हैं। तो करवा चौथ के वक्त पंजाबी फैमिली में क्या होता है, आदमी की तो आदत होती नहीं सुबह सुबह जल्दी उठने की, औरत को किसी वजह से खास कारण से सुबह सुबह उठना ही पड़ता, टेक्निकल रीजन है। तो आदमी की भी नींद खुल जाती और वो देखते हैं बीवी नहीं है भाई, यहां तो कहां गई मेरी इकलौती बीवी, कहां चली गई। तभी उसे रसोई से खटपट की आवाज सुनाई देती। तो वो आदमी जो है वो वही लेटे लेटे आवाज मारता है, वो भगवान की कर दी भई है, ऐसे ही बोलते हैं की कर दी भई है, क्या कर रही हो वहां पे। तो वो औरत जो है वो रसोई से वापस चिल्लाती और वो बोलती है वो मोया मर गया, मोया मर गया, तेरा ही ते स्यापा कर दी पईया। अब मैं अगर आपको यह बताऊं स्यापा करने का मतलब क्या होता, आदमी के मर जाने पर जो औरत फूट फूट कर रोती है उसको स्यापा करना बोलते हैं। तो रसोई से जवाब दे रही है तेरा ही ते स्यापा कर दी पई। लेकिन हम कभी भी पंजाबी इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेते, हम कहते चलो अगले ने प्यार से बात कही नॉर्मल सी बात। हमारे यहां इस तरीके की बातें कर देना बड़ी नॉर्मल सी बात है, अक्सर लोग प्यार से ऐसा बोल दिया करते। चलिए ठीक है, मैंने जैसा कहा था मैं आज की क्लास यहां कंप्लीट कर देता हूं।